हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि चौधरी और मैं आप सभी का पुनः स्वागत करूंगा आप सभी के परिवार भारतीय मीटिंग में। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारतीय सेना के लिए रक्षक पेज। आप सभी जानते हैं इससे पहले हम सभी 3 प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, उन्हें लिखिएगा और अच्छे तरीके से रिवीजन आप सभी उनका करिएगा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में आप सभी का मैं पुनः स्वागत करूंगा आज की क्लास में। और मैं मान के चलूंगा कि पिछले जितने भी 3 प्रैक्टिस सेट होंगे आप लोगों ने अच्छे तरीके से लिखा होगा और अच्छे तरीके से उसका रिवीजन करके आए होंगे। चलिएगा, एक जरूरी सूचना आप सभी के लिए। अगर आप चाहते हैं भारतीय सेना के लिए जीरो से तैयारी करना, कभी आप लोगों ने भारतीय सेना की तैयारी नहीं की, ये आप सभी के सामने खासकर जीडी का सिलेबस लिखा हुआ है यहाँ पर। जो जनरल जो भारतीय सेना में जो जी के आता है वो आप लोगों को 15 सवाल देखने को मिलेंगे और जनरल साइंस के 15 सवाल, मैथ्स के 15 सवाल और रीजनिंग के 5 सवाल। यदि आप लोग बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो पार्थ एकेडमी में आप सभी का ऑफलाइन सेंटर में स्वागत करूंगा। हम लोगों ने फाउंडेशन रक्षक बैच को स्टार्ट किया है, जहां पर सभी प्रकार की बैचेस भारतीय सेना में चल रही है, चाहे वो जीडी हो, नर्सिंग हो, चाहे वो टेक्निकल हो। चलिएगा, क्लास की शुरुआत करेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। और आज की क्लास का पहला प्रश्न ये हम लोगों को देखने को मिलेगा। और पहला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखिएगा, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? ये हम लोगों से सवाल पूछा है। गांधी सागर बांध किस राज्य में यहाँ पर स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, सेकंड ऑप्शन देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, थर्ड ऑप्शन देखने को मिला जो मिलेगा उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल। क्या इसमें से राइट होगा? तो आप सभी जानते हैं इस सवाल का जो बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी मध्य प्रदेश में हम लोगों को गांधी सागर बांध यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे अच्छे तरीके से, ये तो फैक्ट हो गया, सबको पता होगा ना यार कि मध्य प्रदेश में यहाँ पर होगा है। अगर हम लोग बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि हमें मुख्य रूप से चंबल नदी देखने को मिलती है। और चंबल नदी पर मुख्य रूप से 3 प्रमुख बांध हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चाहे वो आप लोगों का जवाहर सागर बांध हो गया हो, जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध देखने को मिलेगा, या जवाहर सागर बांध में जवाहर सागर बांध के बाद राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और फिर इसके बाद में हम लोगों को मुख्य रूप से गांधी सागर बांध, कौन सा बांध? गांधी सागर बांध हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये तीनों बांध कौन सी रिवर के ऊपर देखने को मिलेंगे? तो जवाब हो जाएगा चंबल रिवर पर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोगों को याद यहाँ पर होना चाहिए। यदि हम लोग यहाँ पर आप लोगों की उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में यदि यदि हम लोग मुख्य रूप से बात यहाँ पर करेंगे तो एक रिहंद बांध परियोजना, दोस्तों रिहंद बांध परियोजना हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। कौन सी परियोजना? तो जवाब हो जाएगा रिहंद बांध परियोजना। और रिहंद बांध परियोजना कौन सी रिवर पर देखने को मिलेगी? तो जवाब होगा रिहंद नदी पर। कौन सी रिवर पर? रिहंद नदी पर यहाँ पर देखने को मिलती है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। यदि हम लोग यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में एक परियोजना हम लोगों को याद होना चाहिए सर, जिस बांध का नाम होगा कोयना बांध परियोजना। कौन सी दोस्तों? कोयना, कोयना बांध परियोजना, कोयना बांध परियोजना देखने को मिलेगी। आपसे सवाल पूछेगा कहां पर है ये, तो जवाब होगा महाराष्ट्र में। कहां पर देखने को मिलेगी? महाराष्ट्र में। और कौन सी रिवर पर देखने को मिलेगी? तो जवाब हो जाएगा कोयना नदी पर। कौन सी रिवर पर दोस्तों? कोयना रिवर पर हम लोगों को कोयना बांध परियोजना यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप लोगों को यहाँ पर याद रखना चाहिएगा, ठीक है। और ये जो रिहंद बांध परियोजना जो हम लोगों को देखने को मिलेगी, इसी रिहंद बांध परियोजना के पीछे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी हम लोगों को कृत्रिम झील यहाँ पर देखने को मिलती है, कृत्रिम झील। तो अगर आपसे पूछेगा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का क्या नाम होगा, मैं झील की बात कर रहा हूँ। याद रखिएगा जितना भी कंटेंट पढ़ाया है, एक भी क्वेश्चन, देखो मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, भगवान थोड़ी हूं मैं, लेकिन जितनी हम लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं, मैं जरूर इतना बोल सकता हूँ कि लगभग हम लोग सवालों पर पहुंच पाएंगे। भारतीय सेना में इस तरीके की कंटेंट पढ़ेंगे। देखो मेरी बात, एक बात सभी सुन लो,
अगर यहां पर आए भाई तो इस तरीके का पूरा सामान्य ज्ञान आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। मैं उस तरीके का टीचर नहीं हूं कि एक सवाल लेकर आऊंगा और एक फैक्ट बता के चला जाऊंगा। ये सभी कर रहे हैं, आप चाहो तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। यहां पर आओ ना तो पूरा पढ़ के जाना और अच्छे तरीके से इसको पढ़ना। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये वो कंटेंट है जो आपके 15 में से 15 नंबर भारतीय सेना में जीके में दिलाने की ताकत यदि रखते हैं तो यही कंटेंट भाई। फेक पढ़ने से देखो भाई कुछ भी नहीं होगा। इस बार का जो कट ऑफ था ना भारतीय सेना का 163 नंबर था। देखना अड़ोसी पड़ोसी ने पेपर दिया होगा, 163 नंबर लाकर हुआ था जीडी में सिलेक्शन। तो कंटेंट दबा के जितना पढ़ सकते हो ना मेरे भाई पढ़ो, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यदि सवाल पूछने का कौन सी होगी तो जवाब हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। कौन सी? जवाब हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत जो सागर दोस्तों जो झील है। अब ये झील कहां पर देखने को मिलेगी? ये झील आप सभी को याद होना चाहिए। ये झील हम लोगों को उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। ये झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में पहले पायदान पर आती है। यानी भारत की सबसे बड़ी यदि कृत्रिम झील अगर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा तो जवाब हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। अब इतना तो डिटेल देगा नहीं कि गोविंद वल्लभ पंत कौन थे, तो यूपी के पहले सीएम थे जिनका नाम था गोविंद वल्लभ पंत। इतना डिटेल में नहीं देगा। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। एक बार में रिवीजन हम लोग फिर से कर लेंगे। हम लोग यही कर रहे हैं, एक बार पढ़ रहे हैं और अच्छे तरीके से रिवीजन कर रहे हैं। कोयना बांध परियोजना कहां पर दोस्तों? महाराष्ट्र में। चंबल नदी पर 3 बांध है, जवाहर सागर बांध याद करना, राणा प्रताप सागर बांध याद करना और गांधी सागर बांध याद करना। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर, अगर रिहंद परियोजना पूछा जाए कहां पर दोस्तों तो यूपी में। कहां पर होगा? यूपी में। आप सभी को याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। और सवाल नंबर 2 हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर देखिए प्रसिद्ध माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ये प्रसिद्ध माजुली जो द्वीप है ये कौन सी नदी पर हम लोगों को देखने को मिलेगा? तो जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर पर। कौन सी रिवर पर दोस्तों? तो जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात हो रही है माजुली द्वीप के बारे में। कौन सी द्वीप के बारे में? माजुली द्वीप के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अगर आपसे पूछा कौन सी रिवर पर है तो जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी रिवर पर? तो ब्रह्मपुत्र रिवर पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी खास बात क्या होगी कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा आप लोगों को नदी द्वीप क्या देखने को मिलेगा? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर आप लोगों से सवाल पूछ लिया जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? माजुली। और अगर सवाल पूछे इसी ब्रह्मपुत्र रिवर पर, यही ब्रह्मपुत्र रिवर पर सबसे छोटा द्वीप हमें एक छोटा द्वीप हम लोगों को देखने को मिलेगा जिसका नाम हो जाएगा उमानंद। क्या नाम हो जाएगा? उमानंद जो द्वीप है। और यह द्वीप भी ब्रह्मपुत्र रिवर पर है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर सबसे छोटा द्वीप हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं मान के चलूंगा आप सभी को याद यहाँ पर चल रहा होगा। ये मतलब आप लोगों को याद होगा माजुली द्वीप के बारे में। मान के चलूंगा जितने भी ऑफलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं हम लोगों ने बेहतर अच्छे तरीके से माजुली द्वीप के बारे में स्टडी किया और आप लोगों को पता भी होगा। तो माजुली द्वीप आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए, ठीक है। देखो कुछ फेमस द्वीप जैसे मैं बात करूंगा कोको द्वीप। कौन सा द्वीप दोस्तों? कोको द्वीप। अब ये कोको द्वीप पहले भारत का कोको द्वीप पहले दोस्तों था किसका? 1964 में ये द्वीप किसका था? भारत। फिर ये आज वर्तमान में किसका अधिकार है इस पर? वर्तमान में किस देश का अधिकार है? जवाब हो जाएगा म्यांमार का। कौन देश का अधिकार है दोस्तों इस पर? म्यांमार का। इसके बाद दोस्तों न्यू उमर द्वीप। कौन सा? न्यू उमर द्वीप। अब ये जो न्यू उमर द्वीप है दोस्तों ये वर्तमान में इस पर किसका अधिकार है? तो जवाब हो जाएगा हमारे प्यारे भारत। ठीक है, ये बंगाली की खाड़ी में पड़ने वाला द्वीप है। तो यहाँ पर याद करना इस पर अधिकार किसका है दोस्तों? हमारे प्यारे भारत। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। कितने द्वीपों के बारे में बात करेंगे? ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इतना याद करके जाओ। ठीक है, तो कल फिर से बोल रहा हूँ भारतीय सेना के लिए जो 9 से 12 वाली बैच है ऑफलाइन वाले जितने बच्चे हैं और 1 से 4 वाले बच्चे जितने भी ऑफलाइन वाले हैं आप सभी का स्वागत। मैं कल जो करूंगा वो देखने लायक होगा। फिर बता रहा हूँ ये पढ़ के आ जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे और सवाल नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 3 जो हमें देखने को मिलेगा, कार्य करेगा भारत के निम्नलिखित
राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो यहाँ पर त्रिपुरा से बिल्कुल गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, और उड़ीसा, राजस्थान किससे नहीं गुजरेगी, तो उड़ीसा से यहाँ से नहीं गुजरती। तो उड़ीसा राज्य ऐसा है जिससे कर्क रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, कर्क रेखा के बारे में अगर पूछा है तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से यहाँ पे गुजरती है, आप लोगों को याद होना चाहिए। और अगर सवाल पूछ ले कि समय समय मानक रेखा, समय मानक रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, अगर इस प्रकार का सवाल बनाएंगे कि समय मानक रेखा आप सभी जानते हैं जो भारतीय मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा मैं बात कर रहा हूं, भारतीय मानक समय रेखा के बारे में, जो कि भारत के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है। कहां से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ये वाली लाइन पास आउट होती है। अब ये भारत की मानक समय रेखा है। अगर आपसे पूछेगा भारत की वर्तमान मानक समय रेखा कहां पर है, यानी हम सब भारतीय हैं और हम सब का जो समय का निर्धारण किया जाता है वो कौन सी देशांतर रेखा को यहाँ पर मानकर किया जाता है, जवाब होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को यहाँ पर मानकर किया जाता है। और इसी के संदर्भ में यदि यहाँ पर सवाल बनाया गया कि ये कितने राज्यों से पास आउट होती है, तो जवाब हो जाएगा ये भारत के 5 राज्यों से होकर सर ये पास आउट होती है। जवाब होगा कहां से, तो ये यूपी, ये सबसे पहले यूपी में एक जगह है जिसका नाम है मिर्जापुर, क्या नाम है, मिर्जापुर से यह निकलती है। यूपी के बाद यह मध्य प्रदेश में जाती है, इसके बाद यह छत्तीसगढ़ में जाती है, और छत्तीसगढ़ के बाद ये उड़ीसा, कहां पर जाती है दोस्तों, उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद यह कहां पर जाती है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। तो ये कितने भारतीय राज्य हो गए, तो जवाब होगा इन 5 भारतीय राज्यों से यह जो समय रेखा ये यहाँ पर पास होती है, आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, ये भारत की मानक समय रेखा है। ठीक है, आईएसटी। ठीक है, यदि आप लोगों ने ग्लोबल मेजरमेंट टाइम जीएमटी लाइन पढ़ा होगा तो इस जीएमटी से भारत का जो आईएसटी टाइम है, फुल फॉर्म ऑफ आईएसटी, आई से हो जाएगा या आप लोगों का इंडियन स्टैंडर्ड, या आई से इंडियन, ए से हो जाएगा आप लोगों का स्टैंडर्ड, टी से हो जाएगा टाइम। ठीक है, और ये हम सवाल पूछे कितने घंटे आ गए, तो 5.5 घंटे हम लोग इसी जीएमटी समय से क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, और खासकर यूपी के बाद फिर आपका एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, आप लोगों को याद होना चाहिए इन्हीं पांचों में से यह भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, तो हम लोग जान लेंगे ना कर्क रेखा के बारे में पूछा, तो कर्क रेखा आपके उड़ीसा से नहीं गुजरती है, 8 भारतीय राज्यों से यहाँ पर गुजरती है। ठीक है, मैं मान के चलूंगा आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी के बाद सवाल नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 4 क्या बेहतरीन सवाल देके रखा है, प्रसिद्ध सगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है, इसी प्रकार का सेना भर्ती का पैटर्न है। देखो ये क्लास को सेना भर्ती के लिए नहीं बता रहा, बेसिक लेवल पर जितने भी कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं सभी इस क्लास से फायदा उठा सकते हैं, सभी पढ़ सकते हैं। लेकिन नामात्र भारतीय सेना के जितने भी भारतीय सेना के जुड़े हुए मैं बता रहा हूँ, कोई को बोलना मत कि हम भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हैं, ये बोलना कि हम अच्छी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यार देखो कंटेंट लेवल ऑफ भारतीय सेना ने उसी तरीके का सेट कर दिया है। ठीक है, तो मेरी कोई गलती नहीं है कि मैं लेवल बढ़ा के बढ़ा, तो आप लोगों को अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, एक अच्छी अप्रोच के साथ एग्जाम में जाना पड़ेगा, तब जाकर ये जो 42 क्वेश्चन लिखे थे ना शुरुआत में, 42 से 45 क्वेश्चन सही हो पाएंगे। ठीक है, तो प्रसिद्ध संगाई महोत्सव, तो ये कहां पर दोस्तों, ये मणिपुर में, कहां पर किया जाता है दोस्तों, मणिपुर। तो मणिपुर में हर वर्ष क्या किया जाता है, संगाई यहाँ पर महोत्सव, संगाई महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। और यहीं पर दोस्तों लाई हरुबा, कौन सा दोस्तों, लाई हरुबा, आप लोगों को याद होना चाहिए लाई हरुबा। और एक आप लोगों को दोस्तों चप, यहाँ पर चप, मैं फिर से लिखेंगे, इसको कहा जाता है चप चारकोल, कौन सा दोस्तों, चप चारकूट, कौन सा, चप चारकूट, ये यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये तीनों कहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो जवाब हो जाएगा मणिपुर में। ठीक है, नागालैंड में आप सभी जानते हैं कि नागालैंड में फेमस कौन सा दोस्तों, हार्नबिल, कौन सा दोस्तों, हार्नबिल, याद रखो कि क्या है दोस्तों, हार्नबिल, आप लोगों को यहाँ पर क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, जवाब का एक ऑप्शन इसके अंदर मेघालय का, मेघालय के अंदर
मेघालय की बात करें एक होता तो नोक्रेम, कौन सा, नोक्रेम। ये नोक्रेम उत्सव कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो नोक्रेम उत्सव आप सभी जानते हैं कहां पर, मेघालय में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, ऑप्शन नंबर बी टिक लगाएंगे और क्या पढ़ेंगे आगे मणिपुर के बारे में, सगाई लाइब्रोबा चपचापुर, नागालैंड के बारे में हार्नबिल याद करना, और नोक्रेम किसके बारे में याद करोगे, मेघालय के बारे में। ठीक है, मिजोरम में भी चपचापुर सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन मणिपुर में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो मणिपुर के नाम से जाए तो फिर वहां पर टिक लगाइए। सवाल नंबर 5 पर बढ़ेंगे, और सवाल नंबर 5 इस तरीके से देखने को मिलेगा, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 26 जनवरी और 25 जनवरी, सॉरी 26 जनवरी, 24 जनवरी, 21 जनवरी या 25 जनवरी। तो हर वर्ष 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस लोग मनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि 4 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये हम लोग देखते हैं लुई ब्रेल दिवस, कौन सा दिवस मनाते हैं, ब्रेल दिवस। ब्रेल दिवस हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, आप लोगों को याद होगा, आप सभी जानते हैं 10 जनवरी, अभी कल ही परसों गई है, कल परसों 6 दिन बीत गए। ठीक है, तो 10 जनवरी को क्या बोलते हैं, विश्व हिंदी दिवस। कौन सा दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 10 जनवरी के दिन हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, 12 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 12 जनवरी को। ठीक है, ये याद होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है, ये अगर सवाल पूछ लेगा कि 24 जनवरी को, कौन सा दोस्तों, 24 जनवरी को, तो 24 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट, शिक्षा दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पर सवाल पूछा है कि 25 जनवरी, 25 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्या सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अब ये जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, अगर पूछा कि अगर ये जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब से मनाना प्रारंभ किया, चलो ये तो सब बता देगा, जितने भी मास्टर पढ़ाते होंगे सब बता देंगे भाई कि ये 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया, लेकिन कब कब से इसको स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो याद रखिएगा 2011 से। हर वर्ष 2011 से हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद में सवाल नंबर 6 पर बात कर रहे हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, सेना भर्ती लायक सवाल है, आप सभी जानते हैं सिनेमा किस क्षेत्र से संबंधित है, ये सिनेमा क्षेत्र से संबंधित है। अगर सवाल पूछ लेगा कि 1969 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई, इसका नाम था दादा साहेब, जवाब हो जाएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आप लोगों को याद होना चाहिए। और वहीं पर 1961 में आप लोगों का ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार की दोस्तों क्या होती है, शुरुआत होती है, यहाँ पर स्थापना होती है। और इसके बाद फिर यहाँ पर 1991 में आप लोगों का सरस्वती पुरस्कार, कौन सा, सरस्वती पुरस्कार। और 1991 में आप लोगों का व्यास पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार दोस्तों, व्यास पुरस्कार, यहाँ पर शुरुआत होती है। तो इन चारों के बारे में याद होना चाहिएगा। एक मिनट, ठीक है, इतना लिखो जल्दी। 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 61 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1990 पुरस्कार, 1991 में कौन सा पुरस्कार दोस्तों, व्यास पुरस्कार। इनके बारे में याद होना चाहिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल क्या रहेगा, आंसर हम लोगों को देखने को मिलता है। इनके बारे में याद करो, आगे बहुत कुछ आप लोगों को लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद में शिव समुद्रम जल ये जो आपका वाटरफॉल है, निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। ठीक है, शिव समुद्रम, तो ये शिव समुद्रम जलप्रपात है, ये किस नदी पर स्थित है, आप लोगों को सवाल पूछना है। फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिला कृष्णा नदी,
कावेरी रिवर, नर्मदा नदी या फिर गोदावरी, ठीक है, किस रिवर पर देखने को मिलेगा? तो जवाब हो जाएगा कावेरी रिवर। कौन सी रिवर पर दोस्तों? कावेरी रिवर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर पूछा है कि शिव समुद्रम, कौन सा? शिव समुद्रम वाटरफॉल, तो ये किस राज्य में पड़ेगा? तो जवाब हो जाएगा कर्नाटक। कहां पर दोस्तों? कर्नाटक। अगर सवाल पूछा कि कुंचिकल, कौन सा? कुंचिकल वाटरफॉल कहां पर है? तो ये भी कहां पर पड़ेगा? कर्नाटक। कहां पर? कर्नाटक। अगर सवाल पूछा कि हुंडरू, कौन सा पूछेगा? हुंडरू, ये कहां पर है? तो ये भी आप लोगों का झारखंड में। कहां पर पूछेगा दोस्तों? झारखंड में। आप सभी को याद होना चाहिए। और यदि अगर सवाल पूछा कि धुआंधार, कौन सा दोस्तों? धुआंधार। अगर सवाल पूछा कि धुआंधार वाटरफॉल कहां पर लोकेटेड है? कौन सा? धुआंधार वाटरफॉल कहां पर है? तो ये आप लोगों के प्यारे मध्य प्रदेश में हम लोगों को देखने को मिलता है। कहां पर? मध्य प्रदेश में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को देखने को यहां पर मिलता है। प्रयास करेंगे आज की क्लास को छोटी रखने की। कल 2 दिन से बहुत बड़ी क्लासेस चल रही है, 1 घंटे की क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है, बांध जिस नदी पर बनाया गया, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि टिहरी बांध क्या भागीरथी रिवर पर बनाया है? बिल्कुल। टिहरी बांध कहां पर देखने को मिलेगा? बात बिल्कुल सही है, क्योंकि टिहरी बांध भागीरथी रिवर पर हम लोगों को देखने को मिलता है। नो डाउट। इंदिरा सागर बांध क्या नर्मदा नदी पर बनाया गया? हाँ, ये बात बिल्कुल सही, नर्मदा रिवर पर ही बनाया गया है इसको। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है। बिल्कुल, कृष्णा रिवर पर हमें देखने को मिलेगी। लेकिन नापता झाकड़ी बांध झेलम नदी पर यह नहीं है। झेलम नदी पर यह नहीं है, ये हम लोगों को सतलज नदी, कौन सी रिवर? सतलज नदी के ऊपर यह देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं टिहरी बांध तो सीधा फैक्ट है कि भागीरथी रिवर पर है, आपका इंदिरा सागर है नर्मदा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कहां पर है? कृष्णा नदी पर। नापता झाकड़ी कहां पर है? झेलम नदी पर। तो ये झेलम नदी पर नहीं, ये जो है आपकी सतलज रिवर पर। कहां पर देखने को मिलेगा? सतलज रिवर पर हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिए, ठीक है, इनको याद कर लेना, प्रमुख बांध है, इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं आगे परीक्षा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 9 पर आते हैं। भारतीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए का पुण्य रूप क्या है? तो एनडीए का पुण्य रूप क्या है? आप सभी जानते हैं किसकी सबसे बड़ी पार्टी आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी देखने को मिलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने भी सहयोगी दल काम करते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? एनडीए कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म पूछा है तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इंपॉर्टेंट पढ़ सकता है। ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, यही पैटर्न रहेगा। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अब आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ यूपीए? यूपीए गवर्नमेंट आप लोगों ने चुनाव में सुना होगा, या भारत की राजनीति में काफी चर्चित नाम रहा है, इसका नाम रहा यूपीए। तो यूपीए से क्या समझते हैं? यूपीए का फुल फॉर्म क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, यूपीए गठबंधन, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सवाल का होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग जल्दी से। सवाल नंबर 10, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आप सभी जानते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल क्रमांक 124 के अंदर आप सभी को सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट का हम लोगों को एक यहाँ पर क्या मान लीजिएगा कि इस जो सुप्रीम कोर्ट होगा, और उसी सुप्रीम कोर्ट का हम लोगों को एक मुख्य न्यायाधीश का देखने को मिलेगा, एक मुख्य न्यायाधीश देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी जो मुख्य न्यायाधीश होगा, सवाल में यही पूछा कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति यहाँ पर किसके द्वारा की जाती है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? जवाब हो जाएगा माननीय राष्ट्रपति। किनके द्वारा? माननीय राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर सवाल बना कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं, हमारे जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ये अपना त्याग पत्र किनको देते हैं? तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति। माननीय राष्ट्रपति को ये क्या देते हैं? अपना त्याग पत्र यहाँ पर देते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए। और अगर पूछा कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनको शपथ कौन दिलाते हैं?
यहाँ से अगर शपथ पूछा कि ओथ यानी शपथ कौन दिलाते हैं, तो यहाँ भी जवाब क्या हो जाएगा, माननीय राष्ट्रपति यहाँ पर क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा सुप्रीम कोर्ट। और अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है, अगर सवाल पूछे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, तो जवाब हो जाएगा संजीव खन्ना साहब। संजीव खन्ना साहब वर्तमान में क्या है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, या सॉरी भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो माननीय राष्ट्रपति के द्वारा। और के द्वारा, माननीय राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर होती है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग बोलेंगे कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 11 पर चर्चा करते हैं। और सवाल नंबर 11 इस प्रकार से कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में लॉर्ड रिपन। रिपन को क्या कहा जाता है भारत में, तो जवाब होगा स्थानीय, क्या रहेगा, स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है, इसे जनक कहा जाता है, आप सभी को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली स्वयं को क्या कहता था, ये व्यक्ति, ये स्वयं को बंगाल का शहर कहता था। स्वयं को बंगाल का ये व्यक्ति क्या बोलता था, शेर की अपनी बंगाल की क्या बेटा, शेर है। रॉबर्ट क्लाइव आप सभी जानते हैं कि 1757 में एक युद्ध हुआ था जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ प्लासी। कौन सा युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी का युद्ध देखने को मिलता है। और इसी बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध में एक तरफ तो रॉबर्ट क्लाइव कौन रहा, रॉबर्ट क्लाइव हम लोगों को देखने को मिला। और रॉबर्ट क्लाइव के साथ हम लोगों को एक तरफ कौन देखने को मिलेगा, रॉबर्ट क्लाइव के साथ हमें सिराजुद्दौला, कौन सा, सिराजुद्दौला हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिराजुद्दौला हारा और कौन जीत गया, रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर जीतता है आप लोगों को। और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स कौन रहा, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का यह पहला, बंगाल का पहला यह गवर्नर जनरल अपॉइंटमेंट हुआ था। ठीक है, गवर्नर जनरल था नहीं था, तो ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। मान के चलूंगा आप सभी को समझ में आ रहा है, एक बार फिर रिपीट कर दूंगा। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पूछा गया, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया। रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी किया था, जिसमें एक तरफ तो रॉबर्ट क्लाइव था और दूसरी तरफ जो था वो सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का शासक हुआ करता था। ये हारता है सिराजुद्दौला, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जीतता है। उसके बाद लॉर्ड वेलेजली, इसने स्वयं को क्या कहा था, बंगाल का शेर कहा था। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। हमें स्थानीय स्वशासन के बारे में पूछा है, ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल क्या देखने को मिलेगा, राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। सवाल नंबर 12 की तरफ चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 12 हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, प्रसिद्ध हस्तियों को संबंधित संगठन का संयोजन करें। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक क्या एसोसिएशन एनी बेसेंट ने किया था, नहीं, ये यहाँ पर नहीं किया था। इसकी स्थापना 1924 में चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद जी के माध्यम से यहाँ पर हुआ था। आप लोगों को याद होना चाहिएगा, ये यहाँ पर नहीं थे, एनी बेसेंट यहाँ पर नहीं हो सकती। सत्य शोधक समाज की स्थापना क्या ज्योतिबा बाई फुले के द्वारा किया गया था, बिल्कुल ज्योतिबा बाई फुले के द्वारा किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी सरोजिनी नायडू और कर्नल सरोजिनी नायडू, क्या दे के क्या रखा है, अच्छा सही चुनना है। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो हम लोग बोल सकते हैं सरोजिनी नायडू नहीं, एनी बेसेंट। तो दोस्तों एनी बेसेंट, एनी बेसेंट हम लोग जान सकते हैं। और कर्नल अलकाट, तो दोस्तों कर्नल अलकाट, कर्नल अलकाट यहाँ पर हो सकते हैं। और इसकी स्थापना कब किया गया था, तो जवाब हो जाएगा 1875 में। कब किया गया था, तो जवाब हो जाएगा 1875 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, याद होना चाहिएगा 1875 में आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और एक तरफ यहाँ पर सवाल पूछा है, पूना सार्वजनिक सभा, क्या सुभाष चंद्र बोस, नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना नहीं किया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो 1870 में,
1870 में आप लोगों को याद होना चाहिए गोपाल कृष्ण गोखले साहब के द्वारा यहाँ पर पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो कि महाराष्ट्र में की गई थी। कहां पर दोस्तों? महाराष्ट्र में यहाँ पर की गई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा बाई फुले। यही इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो सकता है। बाकी मैंने इनके संस्थापक यहाँ पर नाम लिखे हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी पर ही हम लोग जाएंगे जो कि हमारे सवाल का एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 13 पर पढ़ेंगे और सवाल नंबर 13 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश को नियुक्त की थी तो फातिमा बीबी। कौन सिलेक्ट हुई दोस्तों? फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। माननीय सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला ये क्या चुनी गई थी? पहली महिला न्यायाधीश यहाँ पर चुनी गई थी। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी पर हम लोग जाएंगे जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर अब यहाँ पर कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं महिलाओं संबंधित। जो प्रथम जितनी भी महिलाएं थी, पहली महिला फिर आपके आईएएस कौन बनी थी? किरण बेदी साहब बनी थी। तो बहुत सारे, इतनी ज्यादा बातें नहीं करेंगे आप। ठीक है, आगे सवाल नंबर 14 हमें देखने को मिलेगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां पर स्थित? दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, अमेरिका या स्विट्जरलैंड? विश्व डब्ल्यूएचओ का संगठन स्विट्जरलैंड में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यदि हम लोग अगर बात करेंगे कि यहाँ पर हम लोगों को फ्रांस देखने को मिलेगा और फ्रांस की कैपिटल हम लोगों को पेरिस क्या देखने को मिलेगी? पेरिस हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोगों को इंटरपोल, कौन सा? इंटरपोल का मुख्यालय, इंटरपोल का हेडक्वार्टर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और अमेरिका की राजधानी क्या देखने को मिलती है? वाशिंगटन डीसी हम लोगों को देखने को मिलेगी। जहां पर एक तो हम लोगों को वर्ल्ड बैंक, कौन सा? वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक के साथ हम लोगों को आईएमएफ, कौन सा? आईएमएफ। इन दोनों की हेडक्वार्टर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते इसी के साथ सवाल नंबर 15 की तरफ। और सवाल नंबर 15 देखने को मिलेगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? तो जवाब हो जाएगा 25 लाख। कितने लाख रुपए की स्थापना? 25 लाख रुपए की राशि जो भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को दी जाती है। अब मैंने आप लोगों को बात बताया था कि जो आप लोगों को राजीव गांधी, कौन सा? राजीव गांधी जो आप लोगों को खेल रत्न पुरस्कार जो दिया जाता है, इसी को हम लोगों ने 2021 में इसका नाम परिवर्तन किया गया और इसका नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इसका यहाँ पर नाम कर दिया जाता है। तो वर्तमान में जो खेलों के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, इसे कहा जाता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। याद रखिएगा कितनी राशि, अभी हम लोगों ने देखा कितनी राशि से सम्मानित किया जाता है। तो जवाब हो जाएगा 25 लाख। कितने लाख रुपए की राशि? 25 लाख रुपए की राशि यहाँ पर जो है दी जाती है। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और सबसे पहले किसे मिला था? ये पहले खिलाड़ी कौन है जिनको यह पुरस्कार दिया गया था? तो जवाब हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। तो दोस्तों विश्वनाथ आनंद, ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। फिर इसके बाद में आप लोगों को एक खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है आपका? अर्जुन पुरस्कार। स्थापना कब हुआ था? 1961 में स्थापना हुआ था। और इसमें 15 लाख रुपए की राशि, कितने लाख रुपए की राशि? 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और इसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब ये द्रोणाचार्य ये जो यहाँ पर पुरस्कार है, इसकी स्थापना 1985 में देखने को मिली। और कितने लाख रुपए की राशि? 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सर अगर सवाल पूछ लेगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किनको दिया जाता है, तो जवाब हो जाएगा कोच, जो भी यहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं कोच को। और आपका अर्जुन पुरस्कार यहाँ पर खिलाड़ियों को यह पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है।
ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। ठीक है, अगर सवाल पूछ लेगा कि 2000 हाल ही में 2024-25 में जो है यह भारत में जो सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार की मैं बात कर रहा हूं, अगर पूछेगा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है यह किनको दिया गया, चार प्रमुख खिलाड़ी जिनमें डी गुकेश शामिल है, अभी हाल ही में विश्व चैंपियन बने हैं, ये शामिल है। और इनके बाद में हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी संबंधित है, ये खिलाड़ी यहाँ पर शामिल है। और इसके बाद में मनु भाकर जो कि तीरंदाजी संबंधित है, ये शामिल है। और प्रवीण कुमार, उन दोस्तों प्रवीण कुमार जो कि पेरा खेल से संबंधित है, मनु भाकर जो कि तीरंदाजी सर यह तीरंदाजी से या निशानेबाजी संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं। और डी गुकेश जो यहाँ पर शतरंज से। तो आप लोगों से अगर सवाल पूछा कि 2024-25 में जो खेलों के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसे वर्तमान में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया, मतलब जिसको बोला जाता है, ये किनको दिया गया, तो इन चारों को यहाँ पर दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे और हम लोग आगे। ठीक है, चलो सवाल नंबर 15 की तरफ चर्चा करेंगे। और किस भारतीय क्रिकेटर ने वनडे वंडर्स पुस्तक लिखी, तो ये सुनील गावस्कर। कौन के दोस्तों, सुनील गावस्कर के द्वारा यहाँ पर बुक लिखी जाती है। अब यह सचिन तेंदुलकर की एक बुक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सवाल होगा। सचिन तेंदुलकर के साथ की एक बुक याद रखिएगा, प्लेइंग इज माय वे। प्लेइंग प्लेइंग इज माय वे, ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ये सचिन साहब की बुक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा 16 सवाल पर बढ़ते हैं, क्या देखने को मिलेगा। कनक रेले जी ने नालंदा नृत्य या अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, भारत के निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य शैली की कलाकार थी। ठीक है, मणिपुरी मोहिनी अट्टम करती है इसमें कोई नहीं, तो ये मोहिनी अट्टम संबंधित कौन सा दोस्तों, मोहिनी अट्टम से यहाँ पर संबंधित है। तो कनक रेले कौन दोस्तों, कनक रेले आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, गोपिका शर्मा कौन दोस्तों, गोपिका शर्मा, ये भी भरतनाट्यम संबंधित है। गोपिका शर्मा और जया मेमन कौन दोस्तों, जया मेमन। ठीक है, ये और विजया लक्ष्मी, ये सभी महिलाएं किससे संबंधित है दोस्तों, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर मणिपुरी से। कैसे दोस्तों, मणिपुरी से, सॉरी मणिपुरी से नहीं, ये सभी मोहिनी अट्टम से संबंधित है। कनक रेले, गोपिका शर्मा, जया मेमन और विजया लक्ष्मी अगर पूछा जाए तो बताना सेनापति वालों। और मणिपुरी सभी आप चलो केवल झावरी पहने, कौन सी पहने, झावरी पहने। ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा अच्छा टिक में इनको, झावरी पहने आप लोगों को यहाँ पर याद कर लेना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। कंटेंट हम लोगों ने थोड़ा सा कम पढ़ा है, 1 घंटे की हमारी क्लास नहीं हो पाई, क्योंकि कल 2 घंटे मतलब बैक टू बैक हमने 3 क्लास ली, हमें 1-1 घंटे की क्लास देखने को मिली। कम कंटेंट पढ़ेंगे, कल इस कंटेंट को और बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से लिखना है इसको। ठीक है, सवाल नंबर 18 देखेंगे। आप सभी जानते हैं सवाल पूछा है कि एमएलए बनने की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए, मात्र 25 वर्ष। आप कितने होना चाहिए, मात्र अगर आप 25 साल के, तो आप क्या बन सकते हैं, एमएलए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे। ठीक है, हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इसके बाद सवाल नंबर 18 सॉरी सवाल नंबर 17 के बाद सीधा क्या आ गया, 18 हो गया। और 18 के बाद हम लोगों को 19 देखने को मिलेगा। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर जिसकी प्रसिद्ध शख्सियत की जीवनी वृत्तांत है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। यह बुक किसकी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे जो कि एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज हम क्लास को बहुत जल्दी खत्म कर रहे हैं, तो बढ़िया तरीके से आप चारों क्लास का अच्छी तरह से लिखना, रिवीजन करना। तो कल मतलब जो कल होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में आप सभी का स्वागत करूंगा, आप सभी का इंतजार करूंगा। और ये जो सवाल रहा, ये आप सभी के होमवर्क के लिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत एक उदाहरण है, ज्वालामुखी माउंटेन्स का एक उदाहरण है।
वर्ल्ड ज्योग्राफी से भारतीय सेना में सवाल देखने को मिले थे, तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यार इनको अच्छे तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ, एक एक नोट्स बुक लेके आओ, उसमें सवाल लिखो, शॉर्टकट में सवाल लिखो, ठीक है। और अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहे तो ये जितनी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने भी रिटन नोट्स या जितनी पीडीएफ है, मैं आप सभी को सेंड कर दूंगा, ठीक है। बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ो, ठीक है। बाकी इस सवाल का मैं जवाब चाहूंगा, ये कमेंट बॉक्स में आप सभी जवाब दें। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, और नहीं कर सकते तो उससे बढ़िया बात है, ठीक है। आप सभी मेरे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।